इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 जनवरी 1950 से फोर्स में आता है, पर 1951 से ही पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सेशन में हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कैसे इवॉल्व होता है और इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आर्टिकल 31 से ही पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स को लेकर था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। 1951 में प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लोज एफ। तो 1951 में कुछ स्टेट्स लैंड एक्विजिशन लॉज को लाती है जो कि इस फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है। तो कई स्टेट्स की हाई कोर्ट ने इन लॉज को स्ट्रक डाउन कर दिया, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट एंड नागपुर हाई कोर्ट। तो इन बाइंडिंग जजमेंट्स को देखते हुए पार्लियामेंट दो आर्टिकल लाती है बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 में आर्टिकल 31A बिल्कुल आर्टिकल 13 के ऑपोजिट में बात करता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करते हैं तो वो वॉइड हो जाएंगे। पर यहाँ पर आर्टिकल 31A बोलता है कि अगर लैंड एक्विजिशन को लेकर कोई भी लॉज आते हैं जो कि प्रॉपर्टी के राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट हुआ करती थी 1951 में, अगर उसको भी इन्फ्रिंज कर रहा है तब भी वो वॉइड नहीं होगा और कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। एंड आर्टिकल 31B क्या बात करता है, ये 9th शेड्यूल को क्रिएट करता है एंड जो भी लॉज 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए जाएंगे इनको भी आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इन आर्टिकल 31A एंड 31B को शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया जाता है। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। पर शंकरी प्रसाद केस के बाद भी कई हाई कोर्ट्स ने लैंड रिफॉर्म्स लॉज को इनवैलिडेट कर दिया, शट डाउन कर दिया। क्या कहते हुए कि ई स्टेट वर्ड सिर्फ कुछ लैंड होल्डिंग्स को ही प्रोटेक्ट करता है। देन इसके रिस्पॉन्स में अगेन फोर्थ अमेंडमेंट के थ्रू इन 1955 में पार्लियामेंट इस ई स्टेट वर्ड के स्कोप को वाइड कर देती है और कई सारे लॉज को, एटलीस्ट 44 लॉज को 9th शेड्यूल में अगेन ऐड कर देती है। तो शंकरी प्रसाद का केस फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकंसिडरेशन के लिए चैलेंज होता है, पर सुप्रीम कोर्ट इसको रिफ्यूज कर देती है। पर इस रिफ्यूजल में एक डिसेंडिंग वॉइस भी होती है, एक जज जो इस रिफ्यूजल से डिसेंड करते हैं, जिनका नाम है जस्टिस JR मुढोलकर। इस डिसेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनली शंकरी प्रसाद केस को ओवररूल करती है एंड हेल्ड करती है कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो इससे डिसएग्री करके पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट लाती है। आर्टिकल 13 जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगर वायलेशन में होते हैं तो उनको वॉइड डिक्लेयर करती है। तो शंकरी प्रसाद केस के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट लाती है कि जो आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन करा हुआ है उसमें अमेंडमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब वही हुआ कि अमेंडमेंट्स को चैलेंज नहीं कर सकते चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो। साथ ही आर्टिकल 368 को भी अमेंड कर दिया जाता है कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड है। तो यहाँ तो आ गया 24th अमेंडमेंट एंड साथ ही में RC कोपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में
सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर किसी की प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो उसको कंपनसेशन, एक रीजनेबल कंपनसेशन बाय स्टेट पे किया जाएगा। तो इसी के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट 25th अमेंडमेंट भी लाती है एंड कंपनसेशन वर्ड को रिप्लेस करके एडिक्वेट कंपनसेशन को डिटरमाइन करने से सुप्रीम कोर्ट को प्रिक्लुडेट कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है। एंड साथ ही में आर्टिकल 31C को भी इंसर्ट कर दिया जाता है। फाइनली आता है हमारा केशवानंदन भारती केस, जिसमें पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट की 2 डेकेड्स की बैटल को हाईलाइट किया जाता है। एंड केशवानंदन भारती केस को 30 जज बेंच हेड करती है। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, एंड इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में कई सारी चीजें इंसर्ट की है, जैसे कि डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, एक्सेट्रा। एंड केशवानंदन भारती केस के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट 42nd अमेंडमेंट लेकर आती है, जिसमें आर्टिकल 368 में 4th एंड 5th क्लोज को ऐड किया जाता है। 4th क्लोज जो कि कोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है किसी भी अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चेक करने से, एंड 5th क्लोज जो कि पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर की बात करता था। तो ये दोनों क्लोजेस मिनर्वा मिल्स केस में स्ट्रक डाउन कर दिए गए बाय सुप्रीम कोर्ट। एंड साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 226, 227 एंड आर्टिकल 32 ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड आईआर केस के बाद 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज इंक्लूडेड हुए थे ये भी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन कर दिए गए। हम एक समरी देख लेते हैं कि आर्टिकल 31A एंड 31B को इंसर्ट किया गया था बाय पार्लियामेंट, जिसमें शंकरी प्रसाद केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी चैलेंज कर सकती है। एंड 24th अमेंडमेंट एंड 25th अमेंडमेंट आता है। 24th अमेंडमेंट जिसमें अमेंडमेंट को लॉ में इंक्लूड नहीं किया गया, एंड आर्टिकल 368 में जिसमें पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी गई, एंड 25th अमेंडमेंट जिसमें कंपनसेशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया एंड कोर्ट की पावर को रोका गया। तो इसके बाद आता है केशवानंदन केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पार्लियामेंट की एब्सोल्यूट पावर नहीं है फॉर अमेंडमेंट। एंड लास्ट में फिर आता है 42nd अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 368 में 4th एंड 5th क्लोज ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि स्ट्रक डाउन कर दिए जाते हैं बाय मिनर्वा मिल्स केस में। एंड 9th शेड्यूल जिनको जुडिशियल रिव्यू के लिए रख दिया जाता है आईआर केस के बाद। सो ये था हमारा सेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।